Hello cuties, this is your biology educator Vijita Sharma and today we are going to understand the topic name polysaccharides. Just before as we discuss the oligosaccharides and monosaccharides, लेकिन आज कुछ नया पढ़ेंगे। नया पढ़ने के लिए थोड़ा सा दिमाग लेकर के आएँ और अपना पेन और पेपर लेकर के आएँ, क्योंकि आज की क्लास जो है उस क्लास में हम लोग सबसे पहले समझेंगे द बेसिक यूनिट ऑफ द सैकेराइड। पहले मोनोसैकेराइड को याद कर लो, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका बेसिक बना लो, ठीक है। पॉलीसैकेराइड का मतलब पहले ढूंढते हैं। पॉली का मतलब बच्चों क्या होता है? पॉली मीन्स होता है मैनी, और सैकेराइड का मतलब आप जो पढ़ रहे हैं दैट इज यू आर गोइंग टू स्टडी द कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। तो जो बहुत सारे सैकेराइड्स आपस में दोस्ती कर लेते हैं, मतलब कि सब मिल जाते हैं इस तरीके से, तो एक चेन फॉर्म कर लेते हैं और उसी को हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। पॉलीसैकेराइड का मतलब ये हो गया कि वन मोनोसैकेराइड एंड अनदर मोनोसैकेराइड इज बीन कनेक्टेड बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब दोनों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे दोनों पॉलीसैकेराइड, उसको हम बोलेंगे डाइसैकेराइड। ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स जब अपना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते जाएंगे तो कहीं ना कभी तो क्या बनेगा? पॉलीसैकेराइड ही बनेगा, ठीक है बच्चे। तो पॉलीसैकेराइड बनाने के लिए हमारे पास इस तरीके से क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ, हम कहेंगे लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट। जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में क्या बनाएंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हुए एक चेन फॉर्म कर लेंगी। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड। इसी को पॉलीसैकेराइड कहते हैं। अब आती है बात कि इसे किस जाल में रखेंगे, एसिड सॉल्युबल में कि एसिड इनसॉल्युबल में। तो बात इतनी सी है कि तुम खुद देख पा रहे हो बेटा कि कितना लॉन्ग है यार, ये इतना लॉन्ग चेन है, तो क्यों ना इसको हम लोग किस में रखें? बड़े वाली जगह पे रखेंगे ना, ऐसी जगह पे रखेंगे जहां से ये क्या नहीं कर पाए, इजीली फिल्टर्ड आउट नहीं हो पाए। दैट इज, इसको हम रखेंगे रेटेंटेट। रेटेंटेट का मतलब आपको मोर करेक्टली क्या बोलेंगे बच्चों? टेक्निकली तो लिख लिया, पर मोर करेक्टली इसे क्या बोला जाएगा? एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो इसको किस में रखा जाएगा? एसिड इनसॉल्युबल पूल में रखा जाएगा। दूसरी बात, आपने डाइसैकेराइड जब पढ़ा था तो ये समझा था कि वो वाटर सॉल्युबल होता है, इट इज स्वीटर इन टेस्ट। बट क्या यही चीज अप्लाइड है पॉलीसैकेराइड पर? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। क्या बोला जा रहा है बच्चों कि पॉलीसैकेराइड जो होता है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। किसमें? पानी में घुलनशील नहीं है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज नॉट स्वीटर इन टेस्ट। नॉट स्वीटर इन टेस्ट। टेस्ट में क्या नहीं है? स्वीटर नहीं है। चलो ठीक है, स्वीटर नहीं है टेस्ट में। कुछ और स्पेशलिटी बता दो पॉलीसैकेराइड की। तो सबसे बढ़िया स्पेशलिटी क्या है ना कि हमारा पॉलीसैकेराइड जो है उसके पीछे सफिक्स लग जाता है। सफिक्स का मतलब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सफिक्स मतलब होता है उसका पीछे वाला जो पार्ट होता है, ठीक है। तो सफिक्स अगर हम बात करें बच्चों तो सफिक्स होता है दैट इज एन। एन मतलब एक पीछे का जिसको आप पहचान पाओ कि यार ये पॉलीसैकेराइड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लाइकेन्स, पेंटोजेंस, हेक्सेन्स, जाइलेंस, ये सब क्या है? एरेबिन्स। ये दे आर कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड। अब मैंने कैसे पहचाना कि पॉलीसैकेराइड है? क्योंकि सबके पीछे एन 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 ये सब लगा है, सिंपल, ठीक है। लेकिन मोर करेक्टली हम लोग पॉलीसैकेराइड में क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ग्लाइकेन्स, ग्लाइकेन्स बच्चों दो टाइप के होते हैं, दैट इज द पेंटोज पॉलीसैकेराइड एंड हेक्सोज पॉलीसैकेराइड। क्या नाम लिया मैंने नाम लिया पेंटोज पॉलीसैकेराइड का, पेंटोज पॉलीसैकेराइड का, और एक मैंने नेम लिया हेक्सोज पॉलीसैकेराइड का, हेक्सोज पॉलीसैकेराइड का। अब इसको यार इतना बड़ा नाम मुझसे तो नहीं लिखा जा रहा, क्यों मैं मेरी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ? हाँ, क्यों मैं इतना बड़ा बड़ा लिख रही हूँ? क्यों ना इसको सिंप्लीफाई कर दो तुम। इसको सिंप्लीफाई करके लिखो कि पेंटोजेंस। क्या लिखोगे इसको? पेंटोजेंस लिखो। क्यों इतनी मेहनत करना है? और हेक्सोज पॉलीसैकेराइड को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? हेक्सेन्स। क्या लिखेंगे? हेक्सेन्स। तो बच्चों एक तरीका है किसी भी पॉलीसैकेराइड को पहचानने का कि उसके पीछे एन आ रहा है, ठीक है। अब इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ पेंटोजेंस की, तो पेंटोजेंस के एग्जाम्पल्स जैसे कि क्या हो सकता है? आपने एल एराबिनोज का नाम सुना होगा, एल एराबिनोज। एल एराबिनोज जो होता है उसे हम क्या लिखते हैं बच्चों? एरेबिन्स, ठीक है। ऐसे अगर आपको याद हो तो आपने जाइलोस का नाम भी सुना होगा, तो जाइलोस को लिखते हैं हम लोग जाइलिन, जाइलिन, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या होते हैं? ये हमारे पास में क्या होते हैं?
कुछ पेंटोजेंस होते हैं, ठीक है। हेक्सोजेंस की बात भी कर लेते हैं। हेक्सोजेंस के अंदर आएगा बच्चों क्या, जैसे कि अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा सेल्यूलोज के बारे में। किसके बारे में, जैसे कि अगर आपको पता हो तो आपने पढ़ा होगा सेल्यूलोज के बारे में। किसके बारे में बच्चों, सेल्यूलोज, ठीक है। आपने स्टार्च के बारे में पढ़ा होगा, आपने मेनोन्स के बारे में भी पढ़ा होगा। तो ये सब क्या है, मेनेंस जिसे हम कहते हैं, मेनेंस, ये सब क्या है बच्चों, ये सब एक तरीके से हेक्सेन्स हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड किसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे कर रहे हैं। किसके बेसिस पे कर रहे हैं बच्चों, पॉलीसेकेराइड जो है हमारे पास, पॉलीसेकेराइड। अब तो क्लियर हो गया ना पॉलीसेकेराइड क्या चीज है। पॉलीसेकेराइड को 2 कैटेगरीज में हम लोगों ने डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। किसके बेसिस पे बच्चों, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। क्योंकि देखो स्ट्रक्चर लीनियर भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए 2 पार्टीशन में स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड किया। दैट इज द वन ऑफ देम इज होमो पॉलीसेकेराइड एंड हेट्रो पॉलीसेकेराइड, ठीक है बच्चों। नाम में क्या छुपा है, नाम में ही बहुत कुछ छुपा है। पहचानो बच्चों, नाम में ही बहुत कुछ छुपा है। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। होमो पॉलीसेकेराइड का मतलब ये कि जिसमें रिपीटिंग यूनिट सेम होगी, हेट्रो मतलब जिसमें रिपीटिंग यूनिट सेम नहीं होगी। मोनोसेकेराइड अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, वो हेट्रो कहलाएगा। होमो पॉलीसेकेराइड के पहले हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे कौन कौन इसमें आएंगे बच्चों। पहले आएगा इसके अंदर सेल्यूलोज, राइट द नेम ऑफ द होमो पॉलीसेकेराइड्स। सेल्यूलोज के बाद आप लिखेंगे इसमें स्टार्च भी आएगा, देन ग्लाइकोजन, काइटिन एंड द लास्ट वन दैट इज इन्यूलिन, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, इन्यूलिन। पढ़ा है ना बच्चों, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो फिर काम बिगड़ सकता है। एनसीईआरटी पढ़ना इज मस्ट एंड समरी ऑल्सो। अगर हम बात करें हेट्रोपॉलीमर की बच्चों, तो हेट्रोपॉलीमर में कौन आएगा, सबसे पहले आएगा हाइल्यूरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। कहाँ प्रेजेंट होते हैं कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट, तुम्हारे कार्टिलेज में। इसके अलावा बच्चों इसमें आएगा पैक्टेंस, देन हेमीसेल्यूलोज, ठीक है। मैं इसमें कुछ मिस कर रही हूँ, दैट इज हेपेरिन। हेपेरिन इज वन ऑफ द एंटीकोएगुलेंट, अच्छे से आपको पता है एंटीकोएगुलेंट है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं बच्चों, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीसेकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। अब हम एक एक करके इनको समझते जाते हैं कि सेल्यूलोज, स्टार्च ये सब क्या है और इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। So first of all, let us understand the cellulose. Cellulose is what beta? Cellulose is a linear polymer. Cellulose is a linear polymer. किस चीज का linear polymer है? It is a linear polymer of beta D glucose. क्या आपने मुझसे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा है, जिसमें हमने एनोमर और किसकी बात किया था बच्चों, एपिमर की बात किया था, याद हो तो आपको फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको एनोमर में 2 टाइप बताए थे, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बारे में। दैट इज इंटरचेंजिंग ऑफ OH एंड H ग्रुप एट अ कार्बन नंबर फर्स्ट। तो जो OH होता है वो किधर आ जाता है बच्चों, अगर आपको स्ट्रक्चर अगर पता ना हो तो थोड़ा सा हम बता देते हैं, हमारा फर्ज बनता है आपको बताना, ठीक है। तो देखिए फटाफट से हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर को। दैट इज ये स्ट्रक्चर हमारा था बच्चों, ये स्ट्रक्चर हमारा था HOCH2, वेट 6 कार्बन है, यस दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर। और हमने बात किया था कि कार्बन नंबर 1 जो होता है उसमें OH ऊपर आ जाता है और H नीचे रहता है, और इस तरफ एज इट इज H एंड OH जैसे कि सेम रहता है हमारा किसके अंदर, अल्फा डी ग्लूकोज में। ऐसे बीटा डी ग्लूकोज में क्या रहता है, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर आएगा और नीचे H चला जाएगा। दिस इज बीटा डी ग्लूकोज, ये स्ट्रक्चर बीटा डी ग्लूकोज का है, ठीक है बच्चों। अगर आपको पता हो तो क्या सेल्यूलोज का लीनियर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल मैडम आपने लिखा है तो होगा ही सही। देखो बच्चों सिंपल सा लॉजिक है, लीनियर मतलब होता है ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट, प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं।
और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर। सोच के देख लो किस चीज में कोई भी चीज हैंग हो सकती है, किसी भी चीज, दोनों स्ट्रक्चर आपके पास में है, ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए स्ट्रक्चर को और बताइए कि क्या आपको इसमें ऐसा लग रहा है कि यार इसमें कोई चीज अटक सकता है, होल्ड हो सकता है, बट इसमें नहीं हो सकता। क्लियर है ना, इसमें नहीं हो सकता है तो बोल दो कि मैडम इसमें नहीं हो सकता है, इसमें हो सकता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो सेल्यूलोज का होता है, इट कैन नॉट होल्ड, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ रहा है, कांट होल्ड, किसको, आयोडीन मॉलिक्यूल को हेल्ड या होल्ड नहीं कर सकता। तो भाई जब नहीं कर सकता तो ब्लू कलर भी नहीं देगा, सिंपल सा लॉजिक है। सेल्यूलोज ब्लू कलर नहीं देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का लीनियर स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसके पास ब्लू कलर नहीं आता, क्योंकि आयोडीन मॉलिक्यूल इसमें हैंग नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा इसकी और एप्लीकेशंस बच्चों क्या हैं कि अगर आपके पास में सपोज कीजिए कि कोई वुड है, उस वुड में सेल्यूलोज कितने प्रतिशत हो सकता है ना। तो अगर हम वुड की बात कर रहे हैं, सेकेंड एप्लीकेशन इसका ये है, फर्स्ट ये हो गया, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर के बारे में था। तो वुड में कितने 50% होता है सेल्यूलोज। और अगर हम बात करें किसके बच्चों, कॉटन की, तो कॉटन में कितना, कॉटन में अप्रोक्सीमेटली 90% सेल्यूलोज होता है। अगर आपको पता हो तो आपके आर्टिफिशियल सिल्क में यानी कि रेयन फाइबर के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा सबसे मोस्ट जो कि आपकी बुक भी कह रही है कि जो प्लांट जिससे आप पेपर बनाते हैं, जिससे हम लोग पेपर बना करके उसका यूज करते हैं, उस पेपर पल्प के अंदर भी सेल्यूलोज प्रेजेंट है। तो सब कुछ यार प्लांट पे डिपेंडेंट है यार। तो आता है हमारे पास में सेकंड मॉलिक्यूल, दैट इज वी हैव द स्टार्च। स्टार्च इज अनदर सेकंड वेरिएंट। देखो बच्चों, सेकंड वेरिएंट किसका, होमोपॉलीमर का। ठीक है, हम बात करें स्टार्च जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, 2 डिग्री स्ट्रक्चर होता है। 2 डिग्री स्ट्रक्चर का मतलब बोले तो क्या, मतलब बोले तो ये वाला स्ट्रक्चर जिसका जो हेलिकल स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है, जैसे डीएनए इज ऑल्सो एन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऐसे पॉलीमर जो पॉलीसेकेराइड जो मेरे पास में है स्टार्च, उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें कोई भी चीज इजीली हैंग हो सकती है, होल्ड हो सकती है, दैट इज इसके पास आयोडीन मॉलिक्यूल आता है और उसे चिपक जाता है। और फिर क्या करेगा बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल है ये कौन सा कलर देगा, इट गिव्स ब्लू कलर। तो याद रखना, अगर आपने छोटी छोटी क्लासेस में 8, 9, 10th में अगर आपने पढ़ा हो तो ये चीज़ अच्छे से आपने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा होगा कि जब भी हम सनलाइट में कोई प्लांट रखते हैं और एक तरफ से हम पेपर को लीफ को कवर कर देते हैं ब्लैक पेपर से और हाफ लीफ को हम एक्सपोज करते हैं सनलाइट में, और जैसे ही हम उस पर उसको हम हटा के अल्कोहलिक सोल्यूशन में डाल करके उस पर क्या स्प्रे करते हैं, आयोडीन, तो जहां पर सनलाइट एक्सपोज हो रही थी वो कलर तो कैसा है, वो कलर तो स्टार्च वेरिएंट यानी कि कैसा हो जाएगा, ब्लू। और जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच रही थी वो कलर कोई भी कलर नहीं देगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमें किसका बताता है इंडिकेशन, दैट इज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का। अच्छा, स्टार्च किसका पॉलीमर है यार, इट इज पॉलीमर ऑफ, किस चीज का पॉलीमर है ये, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का क्या है ये, इट इज अ पॉलीमर। अगर बात किया जाए तो स्टार्च के 2 कंपोनेंट होते हैं। स्टार्च के बच्चों, स्टार्च के कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट। स्टार्च के अंदर होता है एमाइलोज एंड एमाइलोपैक्टिन। बच्चों जो हमारे पास में एमाइलोज होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ 200 to 300 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज यूनिट से बना होता है कौन, हमारा एमाइलोज। और एमाइलोज जो होता है, इट इज अनब्रांच स्ट्रक्चर, इट गिव्स ब्लू कलर इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। किसकी प्रेजेंस में बच्चों, आयोडीन के प्रेजेंस में क्या देता है, ब्लू कलर देता है। जबकि एमाइलोपैक्टिन जो होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। Next, it is a branch structure and it gives a red color in the presence of iodine. आयोडीन की वजह से कौन सा कलर देता है एमाइलोपैक्टिन, रेड कलर। अब आपके सामने है पोटैटो। क्या है आपके सामने, पोटैटो। इस पोटैटो में बच्चों कितना प्रतिशत जो है, कितना परसेंटेज जो है एमाइलोपैक्टिन और एमाइलोज प्रेजेंट होगा, तो सबसे ज्यादा 80% इसके अंदर एमाइलोपैक्टिन होता है। क्या होता है इसके अंदर, एमाइलोपैक्टिन होता है, और 20% इट हैज द एमाइलोज, 20% इट कंसिस्ट ऑफ एमाइलोज।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड मॉलिक्यूल की, दैट इज ग्लाइकोजन। चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसके बच्चों, दैट इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बाद हमारे पास में रिमेनिंग वंस कौन है, देन काइटिन वी हैव टू डिस्कस्ड, एंड लास्ट वन दैट इज 5th नंबर पे इन्यूलिन, राइट। चलिए तो सबसे पहले हम ग्लाइकोजन को समझ लेते हैं। ग्लाइकोजन क्या है बच्चों, तुम्हारा जो फूड स्टोरेज होता है वो किसके फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। एनिमल्स जितना भी फूड स्टोर कर रहे हैं, एनिमल्स फूड स्टोर किसकी फॉर्म में करते हैं, फूड स्टोर वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही तो करते हैं, दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज बनाने का काम तुम्हारा है। एनर्जी तुम्हें चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी, तो क्या करोगे, ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज बनाओगे। अब जो हमारे पास ग्लाइकोजन होता है, इट इज स्टोर्ड इन मोस्ट अबंडेंटली इन द लीवर एंड द मसल्स। हमारी मसल्स में और हमारे लीवर में सबसे मोस्ट अबंडेंटली क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें बच्चों फंजाई, तो फंजाई भी क्या करती है, अपना फूड स्टोर किसकी फॉर्म में करती है, फंजाई भी अपना फूड स्टोर किसकी फॉर्म में करती है, बोलो बोलो, वो भी अपना ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही फूड स्टोर करती है, ठीक है। बनी उसके सेल वॉल काइटिन की होती है, वो अलग चीज है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज द फंगल सेल्यूलोज की। फंगल सेल्यूलोज को क्या बोला जाता है, फंगल सेल्यूलोज इज कॉल्ड एज काइटिन। काइटिन बच्चों आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, काइटिन आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा है, याद कीजिए काइटिन। एनिमल किंगडम में काइटिन क्या कर रहा है, आप तो कह रहे हो मैडम कि सेल वॉल जो फंगस की बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है, तो फंगल एनिमल किंगडम में कहाँ से आ गया। एनिमल किंगडम में आपने फाइलम ऑर्थ्रोपोडा पढ़ा है बच्चों, क्या पढ़ा है, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। अगर आपको पता हो तो एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड किस चीज का बना होता है, दैट इज द काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। किसका बना होता है बच्चों, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। चलो जल्दी से बता दो इसकी बता दो मुझे, मोनोमर क्या होगा इसका, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। काइटिन का जो मोनोमर होता है दैट इज नाग वो वाला नहीं, ठीक है। नाग का मतलब है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन या फिर गैलेक्टोज अमाइन। ये सब मैं क्या नाम ले रही हूँ, ये सब कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स के नाम लिए जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। किसके नाम लिए जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स के। उसके बाद में आता है इन्यूलिन। इन्यूलिन क्या है बच्चों, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है ये, इट इज अ स्मॉलेस्ट पॉलीसेकेराइड। सबसे छोटा पॉलीसेकेराइड कौन है, इन्यूलिन, एंड इट इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। चलिए हेट्रोपॉलीमर की बात भी कर लेते हैं। So we have heteropolysaccharides, that is the hyaluronic acid, chondroitin salt, pectins, heparin and hemicellulose. So first of all let us understand the hyaluronic acid. Hyaluronic acid कहाँ होता है बच्चों, it is occurring in animal cell coat. एनिमल की जो सेल कोटिंग होती है उसमें एज अ सीमेंटिंग मटेरियल की तरह वर्क करने वाला कौन होता है हमारे पास में, दैट इज वी हैव द हाइलुरोनिक एसिड। देन द chondroitin salts, दिस इज ऑल्सो अ हेटेरोपॉलीसेकेराइड, जो कि किधर प्रेजेंट होता है बच्चों, इट इज फाउंड इन, किस तरफ प्रेजेंट होता है, इट इज फाउंड इन कार्टिलेज ऑफ द बॉडी, बॉडी की कार्टिलेज में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज पैक्टिन्स। अच्छा आप लोगों ने सेल तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो जरा बताइए कि सेल वॉल जो है वो पैक्टिन्स की बनी होती है। पैक्टिन्स आर फाउंड इन प्लांट सेल वॉल। प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसमें पैक्टिन का कंपोनेंट, जिसे हम कैल्शियम पैक्टेट भी कहते हैं, कैल्शियम पैक्टेट, वो प्रेजेंट होता है और एक तरीके से मिडिल लेमिला की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर आपको पता हो, मिडिल लेमिला इज एक्ट एज अ ग्लूइंग सब्सटेंस बिटवीन द टू प्लांट सेल, उसके बीच में मिडिल लेमिला प्रेजेंट होता है विच इज कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, तो उसमें पैक्टिन पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज हिपेरिन। हिपेरिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी कोएगुलेंट एंड बॉडी फ्लूइड में आपने अच्छे से पढ़ा है, दैट इज इट ऑल्सो एक्ट एज अ इन्फ्लेमेटरी एक्शन। इन्फ्लेमेटरी एक्शंस पढ़े हैं आप लोगों ने, इन्फ्लेमेटरी एक्शंस कौन कौन देते हैं, दैट इज बेजोफिल एंड हिस्टामिन एंड हिपेरिन। ये तीनों हमारे प्रोटीन्स जो होते हैं जो बेजोफिल से रिलीज होते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी एक्शंस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वी हैव दैट इज हेमीसेल्यूलोज, अनदर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है बच्चों, विच इज फाउंड इन ओनली प्लांट सेल वॉल। ये किस में प्रेजेंट होता है, ओनली प्लांट सेल वॉल में, ओके।
So we completed polysaccharide today, and in the next lecture we are going to discuss the proteins, lipids and nucleic acids. Thank you so much. If you like this video, then like, share and subscribe to my channel.